दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो काले जादू से एक लड़की को अपने वश में कर लेता है और फिर दिन रात उसके साथ गलत काम करता है। तो कहानी शुरू होती है और हम एक गूंगे बहरे आदमी बबलू बेताल को देखते हैं जो कि बेघर है और आवारों की तरह इधर उधर भटकता रहता है। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता तो वो सड़क पर पड़ी हुई चीजों को ही उठाकर खाने लग जाता है। आज भी जब वो सड़क पर कचरा खा रहा था तभी उसकी नजर सोफिया नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और बबलू बेताल ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। अब सोफिया को देखते ही बबलू बेताल उसके पीछे पागल हो जाता है और किसी पागल कुत्ते की तरह हर जगह उसका पीछा करने लगता है। सोफिया जब चर्च में जाती है तो बबलू बेताल वहाँ पर भी पहुँच जाता है और चर्च के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगता है। इसके बाद जब सोफिया अपने घर वापस आती है तो बबलू बेताल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। आगे वो एक पेड़ पर चढ़ता है और पूरे दिन सोफिया को निहारता रहता है। फिर रात होने पर जब सोफिया खिड़की खोलकर बाहर आती है तभी उसको देखकर बबलू बेताल झाड़ियों में छुप जाता है और वहाँ से ही घंटों तक उसे घूरता रहता है। दरअसल अब बबलू बेताल की जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि उसे किसी भी हालत में सोफिया को घोड़ी बनाना है। फिर अगली सुबह जब सोफिया हगने के लिए तालाब के पास जाती है तो बबलू बेताल वहाँ पर भी पहुँच जाता है और उसे हगते हुए देखने लगता है। आगे हगने के बाद सोफिया एक पहाड़ पर जाती है और घंटों वहाँ कुछ सोचकर दुखी होती रहती है। दरअसल कुछ महीनों पहले ही सोफिया ने अपनी माँ को खो दिया था और इसी वजह से वो उनको याद करके उदास होती रहती थी। फिर उसी रात जब सोफिया अपने घर पर सो रही थी तभी बबलू बेताल उसके कमरे में आ जाता है। पहले तो वो बहुत देर तक उसे घूरता रहता है जिसके बाद वो एक तितली को उसके सर पर रख देता है और फिर उसके पूरे घर में घूमने लगता है। दरअसल वो ये देखना चाहता था कि सोफिया पूरे दिन अपने घर में क्या क्या करती है और कहाँ कहाँ जाती है। अब थोड़ी देर वहाँ पर घूमने के बाद वो वापस बाहर आ जाता है और झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। अगले दिन वो सोफिया के घर का दरवाजा खटखटाता है ताकि सुबह सुबह वो उसकी ले सके, पर तभी वो दरवाजा सोफिया का बाप खोलता है। उसको लगता है कि बबलू बेताल कोई भिखारी है, इसलिए उसको बबलू बेताल पर दया आ जाती है। फिर वो उसे घर के अंदर ले आता है और अपनी मेड से कहता है कि इस भिखारी के लिए कुछ खाना लेकर आओ। इसी दौरान बबलू बेताल उसकी लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ पर रखी किताबों को छूने लगता है। दरअसल वो उसके बाप से कुछ कहना चाहता था लेकिन उस बुड्ढे को कुछ समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहना चाह रहा है। तभी बबलू बेताल एक पेपर पर कुछ लिखने लगता है। दरअसल वो ये बताना चाहता था कि मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन उस बुड्ढे को उसकी बात समझ नहीं आती और वो उसे खाना खिलाने के लिए अपने ड्राइंग रूम में ले जाता है। वहीं पर सोफिया भी बैठी थी जो कि काफी उदास लग रही थी। अब बबलू बेताल उसके सामने ही बैठकर खाना खाने लगता है लेकिन सोफिया उसको देखती तक नहीं। इसी दौरान वहाँ पर पॉल नाम का एक लड़का आता है जिसकी कुछ ही दिनों में सोफिया से शादी होने वाली थी, लेकिन सोफिया को पॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। आगे पॉल सोफिया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सोफिया उसको इग्नोर करती है और जानबूझकर बबलू बेताल की तरफ देखने लग जाती है। इसी दौरान सोफिया का बाप उस पेपर को लेकर आता है जिस पर बबलू बेताल ने कुछ लिखा हुआ था। फिर उसको पढ़ने पर उनको पता चलता है कि बबलू बेताल ने उसमें भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में लिखा था, जैसे कि भविष्य में कोरोना से बहुत से लोग मरने वाले हैं और मोदी जी पूरे देश में लॉकडाउन लगा देंगे। अब ये पढ़ते ही उन सभी की फटकर 64 हो जाती है। आगे बबलू बेताल लिखता है कि मैं एक खूबसूरत औरत से शादी करूंगा जो कि 15 खूबसूरत बच्चों को जन्म देगी। दरअसल वो यहाँ पर अपनी और सोफिया की बात कर रहा था, लेकिन वहीं बाकी के लोगों को ये बात समझ नहीं आती और उनको लगता है कि ये तो बस मोदी जी की तरह लंबी लंबी फेंक रहा है। लेकिन तभी अपने जादू का नमूना दिखाने के लिए बबलू बेताल एक चाकू उठाता है और उसे एक अंगूठी में बदल देता है। अब ये देखकर वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये हुआ कैसे। तभी बबलू बेताल उस अंगूठी को वापस चाकू में बदल देता है और फिर उस चाकू को सोफिया की तरफ पॉइंट करने लगता है, लेकिन ये चीज भी वहाँ पर बैठे लोगों में से किसी को भी समझ नहीं आती। आगे बबलू बेताल फिर से कागज पर कुछ लिखता है जैसे कि वो ईश्वर की संतान है और वो पैदा नहीं हुआ बल्कि धरती फाड़कर प्रकट हुआ है। अब ये पढ़ते ही सोफिया की फटना शुरू हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये चूतिया कौन है और यहाँ पर करने क्या आया है। आगे हम देखते हैं कि सुबह होते ही सोफिया बीमार पड़ जाती है, जिसको देखकर उसका बाप उसे कहता है कि तुम कमरे के अंदर ही रहना। फिर कुछ देर बाद जब सोफिया खिड़की के पास आती है तो वो देखती है कि बबलू बेताल उसे खिड़की से देख रहा था। अब सोफिया भी उसे देखने लगती है, पर बबलू बेताल जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है सोफिया डर के मारे उस खिड़की को बंद कर देती है। आगे जब वो किचन में जाती है तभी वहाँ पर बबलू बेताल आ जाता है और उस कल रात वाली अंगूठी को वो उसे पहना देता है, पर हम देखते हैं कि इस पर सोफिया भी उसे कुछ नहीं कहती। आगे जब वो खाना ले रही थी तभी बबलू बेताल उसके बालों को सहलाने लगता है जैसे कि वो उस पर कोई काला जादू कर रहा हो। वहीं सोफिया भी धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आने लगती है। आगे वो दोनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन जब सोफिया खाना खाती है तभी बबलू बेताल उसके खाने में कुछ मिला देता है जिसको खाते ही सोफिया का उसके शरीर पर से कंट्रोल हटने लग जाता है। आगे वो खड़ी होती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। तभी बबलू बेताल कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ता है और उसके साथ दबाकर मजदूरी करने लगता है।
कुछ देर बाद जब सोफिया को होश आता है तो वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। आगे वो बबलू बेताल को गालियां देकर वहाँ से भगा देती है और अपने कमरे में जाकर नहाने लगती है। फिर तैयार होकर वो जैसे ही किचन की सफाई करने आती है तभी उसे एहसास होता है कि वो बबलू बेताल का घोड़ा फिर से लेना चाहती है। अब वो ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो बबलू बेताल के पीछे जाने लगती है। आगे वो दोनों जंगल में होते हुए एक घर में जाते हैं। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें आदमी का नाम जोसेफ था और औरत का नाम मैरी, और उन दोनों के एक बेटा और बेटी थी। फिर जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो सोफिया कांपने लगती है। अब ये देखकर उनको लगता है कि सोफिया की तबीयत खराब है तो वो उसको संभालने लगते हैं। आगे सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं, जिस दौरान बबलू बेताल उनको अपना जादू दिखाने लगता है। वहीं सोफिया अभी भी कांप रही थी। फिर खाना खाने के बाद वो पति पत्नी उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सोफिया उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है। पर तभी बबलू बेताल उसके पास आता है और अपने जादू से सोफिया को फिर से अपने वश में कर लेता है। अब उसके वश में आते ही सोफिया अपने घुटनों के बल चलने लगती है, जो देखकर बबलू बेताल हंसने लगता है। अब ये सब चीजें देखकर मैरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम्हें अभी मेरे घर से बाहर जाना होगा। पर तभी बबलू बेताल मैरी को धमकाने लगता है और कहता है कि जो हाल इसका हो रहा है वही हाल मैं तेरी बेटी का भी कर सकता हूँ, इसलिए अभी के अभी तुम दोनों दूसरे कमरे में जाओ। अब ये देखकर सोफिया को पता चलता है कि बबलू बेताल गूंगा बहरा नहीं है और वो बस नाटक कर रहा था। फिर उन दोनों के वहाँ से जाते ही बबलू बेताल और मैरी का बेटा सोफिया को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं। आगे बबलू बेताल उस लड़के से कहता है कि इस लड़की के कपड़े उतारो और इसके पैरों पर मालिश करो। तभी वो लड़का भी वैसा ही करता है। दूसरी तरफ मैरी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो जोसेफ से कहती है कि वो पागल उस लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा है, इसलिए हमें उसे अभी बाहर निकालना होगा। जिसके बाद जोसेफ अपने बेटे के साथ मिलकर बबलू बेताल को घर से बाहर फेंक देता है। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है सोफिया की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो बहुत तेजी से कांप रही थी तो वो लोग उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोफिया होश में नहीं आ रही थी। वो लोग उस पर पानी भी डालते हैं लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब धीरे धीरे वो लोग भी समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने इसे ऐसे ही बांध कर रखा तो इसकी मौत भी हो सकती है। अब आखिर में इन्हें बबलू बेताल को वापस अंदर बुलाना ही पड़ता है। तभी बबलू बेताल जैसे ही सोफिया के सर पर हाथ फेरता है सोफिया वापस नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद वो सोफिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे ये दोनों एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर बबलू बेताल ने पहले से ही आग जलाकर रखी थी। सोफिया वहाँ पर बैठ जाती है और बबलू बेताल शिकार पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक खरगोश को मार कर लाता है और सोफिया से कहता है कि खाओ इसे, लेकिन सोफिया इसके लिए मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन बबलू बेताल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहीं उस खरगोश को पकाता है और उसे खाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि सोफिया यहाँ पर वापस आ चुकी है। तभी बबलू बेताल फिर से उस पर अपना जादू करता है जिससे सोफिया अपना होश खो देती है, जिसके बाद वो उसके साथ पूरी रात दबाकर मजदूरी करता है। फिर अगली सुबह सोफिया की जैसे ही आँख खुलती है वो भागकर एक झील के पास जाती है और अपने आप को साफ करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सोफिया बबलू बेताल से बहुत से सवाल पूछती है, लेकिन बबलू बेताल उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर जैसे ही रात हो जाती है बबलू बेताल फिर से उसकी टांगे उठा देता है। सुबह होते ही सोफिया वहाँ से भागने लगती है ताकि वो किसी की मदद ले सके। इसी दौरान उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। सोफिया उसकी मदद मांगती है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सोफिया को हुआ क्या है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोफिया भी वापस आ जाती है और अब वो समझ चुकी थी कि ऐसे वो बबलू बेताल से नहीं बच सकती, इसलिए उसे एक प्लान बनाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अपनी इच्छा से बबलू बेताल के साथ रहने लग जाती है। वहीं बबलू बेताल भी इसका पूरा फायदा उठाता है और हर रात उसके कुएं में अपना पानी भरता है। वहीं सोफिया भी अब उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि वो उससे लड़ नहीं सकती, इसलिए वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो इसके पिछवाड़े में डंडा देकर यहाँ से निकल जाएगी। अब वो लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तभी कुछ चोर आकर इन पर हमला कर देते हैं और बबलू बेताल का बैग लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी दौरान बबलू बेताल को चोट लग जाती है और वो नदी के पास जाकर अपने घाव को साफ करने लगता है। वहीं सोफिया भी उसे देख रही थी और वो ये देखकर सोचने लगती है कि बबलू बेताल कोई ईश्वर की संतान नहीं है और इसे भी बाकी लोगों की तरह मारा जा सकता है। आगे जब ये लोग जंगल से बाहर आते हैं तभी ये देखते हैं कि पास ही में ही एक शादी हो रही थी। अब ये लोग भी उस शादी में चले जाते हैं और खूब दबाकर खाने पीने लगते हैं। आगे सोफिया और बबलू बेताल साथ में डांस करने लगते हैं और फिर डांस के दौरान सोफिया उसे किस कर लेती है ताकि बबलू बेताल को ये भरोसा हो जाए कि सोफिया उससे प्यार करती है। रात को ये दोनों फिर से दबा दबा कर संभोग करते हैं और फिर सुबह होते ही सोफिया मौका देखकर वहाँ से भाग निकलती है। वहीं पास में उसे एक घर दिखाई देता है तो वो जोर जोर से उसका दरवाजा पीटती है। तभी घर में से दो लोग बाहर निकलते हैं और सोफिया को अंदर ले जाते हैं। फिर अंदर आते ही सोफिया
सोफिया उन्हें बताती है कि एक पागल लमंड मेरे पीछे पड़ा है और वो दिन रात मुझे घोड़ी बनाकर मेरा इस्तेमाल करता है। पर तभी वो दोनों आदमी उसे शराब पिला देते हैं और उसे अपने बेडरूम में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बबलू बेताल सोफिया को हर तरफ ढूंढने लगता है और तभी उसे वो घर दिखाई देता है जहाँ पर सोफिया कैद थी। फिर वो उस घर के अंदर जाता है और सोफिया से कहता है कि तुमको पता भी है कि ये आदमी तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, तुम सिर्फ मेरे साथ सेफ हो। जो कहकर वो सोफिया को वहाँ से भगा ले जाता है। आगे ये दोनों एक झील के पास जाते हैं और उसके अंदर नहाने लगते हैं। फिर नहाने के बाद सोफिया एक पहाड़ पर चढ़ जाती है और बबलू बेताल से कहती है कि मैं यहाँ से कूदने वाली हूँ और अगर तुम ईश्वर की संतान हो तो तुम मुझे बचा लेना। जो कहकर वो कूदने ही लगती है पर तभी बबलू बेताल उसे पीछे खींच लेता है। अब ये देखकर सोफिया उस पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम बस एक ढोंगी आदमी हो और कुछ नहीं। अब ये बात बबलू बेताल को बहुत बुरी लग जाती है और वो दूर जाकर रोने लगता है। फिर जब सोफिया उसे रोते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि उसका प्लान सही जा रहा है, जैसा वो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। अगले दिन बबलू बेताल सोफिया को एक लोहार के पास लेकर जाता है और उसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सोफिया पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बाप है, लेकिन बबलू बेताल उसे कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद ये लोग वापस चलना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बबलू बेताल की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। उसके हाथ पर जो जख्म था उसका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। साथ ही उसे सोफिया पर भी भरोसा होने लगा था कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। तभी सोफिया उसे कहती है कि हमें तुम्हारे जख्म का इलाज करना होगा, नहीं तो तुम टपक जाओगे। जिसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान बीच में अगर इन्हें कोई जगह मिलती तो ये वहाँ पर बैठकर आराम करने लगते। अब बबलू बेताल की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। तभी सोफिया उसे कहती है कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बबलू बेताल भी उसकी बात मान जाता है और ये दोनों एक डॉक्टर के पास आ जाते हैं। आगे जब डॉक्टर बबलू बेताल का इलाज कर रहा था तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि सोफिया को पहले से जानते थे। वो तुरंत बबलू बेताल को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये देखकर बबलू बेताल भी समझ जाता है कि ये सारी प्लानिंग सोफिया की थी। वो सोफिया पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, पर पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आगे सोफिया को उसके बाप के पास छोड़ दिया जाता है और सोफिया को देखकर उसका बाप बहुत खुश होता है। वहीं बबलू बेताल को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। आगे उसे वहाँ का कैप्टन बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, जैसे कि पहले तुमने एक लड़की को किडनैप किया और फिर दिन रात उसके साथ मजदूरी करी और तुमने उस लड़की पर कोई काला जादू भी किया था। बबलू बेताल कहता है कि मैंने उस लड़की पर कोई जादू नहीं किया था। जब मैं उस लड़की से मिला था तो वो अकेली थी और उदास भी, इसलिए वो जानबूझकर मेरे साथ आई थी। कैप्टन कहता है कि तुम पर आरोप है कि तुम लड़कियों पर जादू करते हो। हमें गवाह के तौर पर एक परिवार मिला है जिनके घर पर भी तुमने ये सब नाटक किया था। उन लोगों ने हमें साफ साफ बताया है कि तुमने उस लड़की पर जादू किया था, लेकिन बबलू बेताल उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। आगे वहाँ पर सोफिया को बुलाया जाता है और फिर कैप्टन उसे पूछता है कि क्या तुम अपनी मर्जी से उस आदमी के साथ गई थी, जिस पर सोफिया कहती है कि नहीं, वो आदमी मुझे जबरदस्ती लेकर गया था। आगे कैप्टन उसे वो अंगूठी दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानती हो, लेकिन सोफिया उसे कोई जवाब नहीं देती। कैप्टन उसे कहता है कि अगर तुम हमें कुछ बताओगी नहीं तो मजबूरन हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। तभी सोफिया उसे कहती है कि मैं अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं गई थी, वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था और हर रात को वो मेरे साथ गंदे काम करता था। अब उसकी ये बातें कैप्टन भी मान जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें जज के सामने भी कहनी पड़ेंगी। आगे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाती है और सोफिया जज को वो सारी बातें बता देती है जो उसने कैप्टन को बताई थी। फिर रात होते ही बबलू बेताल को वापस जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान उसे खिड़की पर सोफिया दिखाई देती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी बबलू बेताल को एहसास होने लगता है कि वो सोफिया के वश में आ चुका है और अब सोफिया जो बोलेगी बबलू बेताल वैसा ही करेगा। तभी सोफिया उसे कहती है कि कल तुम अपनी सारी बातें कोर्ट में कबूल कर लो। फिर अगले दिन जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है तभी बबलू बेताल अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। कहता है कि सोफिया ने जो भी बोला वो सब कुछ सच है। अब ये सुनने के बाद जज बबलू बेताल को दोषी घोषित कर देता है और उसे 12 साल की सजा सुनाई जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ सालों बाद हम सोफिया को देखते हैं जिसे एक दिन पता चलता है कि वो गर्भवती है और उसके पेट में बबलू बेताल का बच्चा है। आगे कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि सोफिया एक लड़के को जन्म देती है। इसके बाद वो कैप्टन के पास जाती है और उसे आखिरी बार बबलू बेताल से मिलने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उसे उसका बेटा दिखा सके। फिर वो अपने बच्चे को लेकर बबलू बेताल के पास जाती है और उसे कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है और तुम शायद यही चाहते थे। अब ये देखकर बबलू बेताल बहुत खुश होता है और सोफिया वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि सोफिया के अंदर भी वो सारी शक्तियाँ आ चुकी थी जो बबलू बेताल में थी, मतलब कि अब वो भी किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।